षष्ठ अध्याय का तृतीय पाद आज प्रारंभ हो रहा है। उसका प्रथम सूत्र है अलुगुत्तर पदे। षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में प्रारंभ में अलुक प्रकरण। अलुक प्रकरण का तात्पर्य क्या हो गया कि जो समास करने के पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक होता है। मालूम है ना आप लोगों को? वहां पर समास करते हैं, उस वक्त प्रातिपदिक संज्ञा करते हैं, उसके पश्चात सुपो धातु प्रातिपदिकयों से अंतर्वर्तनी विभक्तियों का लुक कर देते हैं। तो वहां से तो अनिवार्य रूप से लुक प्राप्त होता है। उसका अपवाद द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद के सुपो धातु प्रातिपदिकयों सूत्र है, उसका अपवाद षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में वर्णित किया गया है। ठीक है ना? इसी प्रकार से फिर और भी इसमें विविध प्रकरण हैं, पर ज्यादातर इसमें जो प्रकरण है आपका वो समास का ही प्रकरण है कि कहाँ पर अलुक होगा, कहाँ पर लोक होगा, कहाँ रस होगा, क्योंकि इसमें उत्तर पदे का अधिकार चलता है। किसका अधिकार चलता है? उत्तर पदे का अधिकार चलता है पूरे पाद पर्यंत। कहाँ तक? पाद पर्यंत, यानी 138वें सूत्र तक। 138 तक जाता है और 138 सूत्र है इसमें। तो उत्तर पद और पूर्व पद का व्यवहार कहाँ होता है? समास में होता है। तो ये एक प्रकार से समास का ही पूरक है। तो द्वितीय अध्याय के दो पादों में समास विधान किया गया, फिर पंचम अध्याय के चतुर्थ पाद में समासांत प्रत्ययों का विधान किया गया है, और षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में समास के पश्चात कहाँ लुक होगा, कहाँ पुंवत भाव होगा, ठीक है, किसका लोप होगा, किसके स्थान पे क्या आदेश होगा, ये सारा प्रकरण जो है वो षष्ठ अध्याय के तृतीय पाद में। तो हम पहले सूत्र में ही आते हैं अलुगुत्तर पदे। अलुक प्रथमा का एक वचन, उत्तर पदे सप्तमी का एक वचन। न लुक न तत्पुरुष समास। यहाँ पर अलुग इति उत्तर पदे इति च अधिकृतम वेदितव्यम, दोनों ये अधिकार है, यानी अधिकार सूत्र है। यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः अलुग उत्तर पदे इत्येवं तत् वेदितव्यम। क्या अर्थ हुआ सूत्र का? यदि तो ऊर्ध्वम अनुक्रमिष्यामः अलुग उत्तर पदे इत्येवं अधिकृतम वेदितव्यम। यहाँ से आगे जो भी कहेंगे उत्तर पद के परे रहते अलुक होता है, ऐसा अधिकार जानना चाहिए। प्रत्येक सूत्र में अलुक का विधान नहीं करेंगे। अधिकारः प्रतियोगम तस्य अनिर्देशार्थः। अधिकार इसीलिए होता है कि प्रत्येक सूत्र में हमें तत्त पदों का पाठ न करना पड़े, निर्देश न करना पड़े। तो उत्तर पदे पाद पर्यंत जाएगा और अलुक जो है वो कहाँ तक जाएगा? 23 सूत्र तक, यानी विभाषा स्वस्य पत्ति होता। आगे जैसे सूत्र आएगा पंचम्यः स्तोकादिभ्यः। तो स्तोकादिभ्यः उत्तरस्य पंचम्यः अलुक भवति उत्तर पदे परतः। तो सर्वत्र आप इसी प्रकार से अर्थ करते जाएंगे कि इससे उत्तर अलुक होता है उत्तर पद के परे रहते, इससे उत्तर अलुक होता है उत्तर पद के परे रहते। यही अधिकार सब जगह जाएगा। आगे सूत्र में है पंचम्याः स्तोकादिभ्यः। पंचम्याः षष्ठी का एक वचन, स्तोकादिभ्यः पंचमी का बहुवचन। स्तोक आदि येषान्ते स्तोकादयः तेभ्यः स्तोकादिभ्यः। स्तोकादिभ्यः परस्याः पंचम्याः अलुक भवति उत्तर पदे परतः। स्तोकादियों से परे जो पंचमी, उसका क्या होता है? अलुक होता है उत्तर पद के परे रहते। ठीक है, उदाहरण बनेंगे स्तोकान मुक्तः, ठीक है, अल्पान मुक्तः, अंतिकाद आगतः, अभ्यासात आगतः। तो यहाँ पर समास किससे होगा? स्तोकांतिक तेन, इससे समास होगा। और करणे च स्तोकाल्प कृष्ण कतिपयस्य सत्ववचनस्य और दूरांतिकार्थे ही मित्रस्याम, है ना, इससे क्या होती है? पंचमी विभक्ति होगी। तो पंचमी विभक्ति होगी पहले, फिर समास होगा। समास के बाद सुपो धातु प्रातिपदिकयों से लुक की प्राप्ति हुई, तो स्तोक मुक्तः अल्प मुक्तः बनता। इसने कहा कि नहीं, यहाँ पर लुक होगा ही नहीं। लुक होगा तो स्तोकात मुक्तः यरुणासिक होगा, स्तोकान मुक्तः अल्पान मुक्तः। ओजः सहोमभस तमसस् तृतीयायाः।
ओजः सहोमभस तमसः पंचमी का एक वचन, तृतीयायाः षष्ठी का एक वचन। ओजश्च सहश्च अंभश्च तमश्च इति ओजः सहोमभस तमः तस्मात् ओजः सहोमभस तमसः। अर्थ करिए सूत्र का। ओजस सहस अंभस तमस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः परस्याः तृतीयायाः अलुग्भवति उत्तरपदे परतः। ओजः सह अंभः तमः, इन शब्दों से परे तृतीया का अलुक होता है, लुक नहीं होगा, उत्तर पद के परे रहते। उदाहरण बनेंगे ओजसा कृतम, सहसा कृतम, अंभसा कृतम। ओजसा कृतम, सहसा कृतम, अंभसा कृतम। तो समास किससे होगा? याद आ गया? कर्तृकरणे कृता बोल, ठीक है ना। कर्तरीकरणे च या तृतीया, है ना। तदंतम समर्थम सुबंतम कृदंतेन समर्थेन सुबंते सह बहुलम समस्यते, ठीक है। तो ये करण तृतीया हो गई, तो इससे हो जाएगा। तो यहाँ पर लुक की प्राप्ति थी, इसने निषेध कर दिया, तो अंभस्टा कृतम अंभस आ अंभसा कृतम हो गया। मनसा संज्ञायाम, मनसा पंचमी का एक वचन, संज्ञायाम सप्तमी का एक वचन। तृतीया की वृत्ति चल रही है, कहाँ तक जाएगी? 6 तक। अर्थ होगा सूत्र का। मनसा उत्तरस्याः तृतीयायाः अलुक भवति संज्ञायाम विषये उत्तर पदे परतः। उत्तर पद परे हो तो मनस से परे जो तृतीया उसका लुक नहीं होगा, संज्ञा गम्यमान हो। मनसा दत्ता, मनसा गुप्ता, मनसा संगता, ये सब किसी के नाम रख दिए गए। मनसा दत्ता, मनसा गुप्ता, समास उसी से होगा, कर्तृकरण कृता बहुलम से। आज्ञायिनी च, आज्ञायिनी सप्तमी का एक वचन, च अव्ययपदम। मनसा उत्तरस्याः तृतीयायाः अलुक भवति आज्ञायिनी उत्तर पदे परतः। मनस से परे जो तृतीया उसका अलुक होगा, आज्ञायिनी उत्तर पद में होना चाहिए। तो मनसा आज्ञातुम शीलम अस्य, मनसा आज्ञातुम शीलम अस्य इति मनसा ज्ञायी। तो सुप पे जाकर निस्ता छिद्र से आप यहाँ पर क्या कर लोगे? निधि प्रत्यय करोगे। तो मनस्ता आगे आंग, आगे ज्ञा, उससे निधि प्रत्यय किया तो ज्ञानिनी, निधि का बचा इन, आतोयुक्त चुलकृतों से युकागम हो गया, तो मनसा आज्ञायी। तो यहाँ पर समास होना चाहिए। समास होता है उपपदमतिंग से, जो भी उपपद रख करके सब कार्य करते हैं प्रत्यय, तो उपपदमतिंग से समास होगा। उसके बाद क्या होना चाहिए? अंतर्वर्तनी विभक्ति का लुक होना चाहिए था, इसने निषेध कर दिया। तो मनसा ज्ञायी क्या अर्थ हो जाएगा? मन से जानने के स्वभाव वाला, ठीक है ना। आत्मनश्च पंचमी का एक वचन, च अव्ययपदम। आत्मनः उत्तरस्याः तृतीयायाः अलुक भवति उत्तर पदे परतः। आत्मन से परे जो तृतीया उसका भी क्या होता है? अलुक होता है। आत्मना पंचमः, आत्मना षष्ठः, ठीक है। तो इसमें समास किससे होगा? आत्मना पंचमः में तो जो तृतीया तत्कृतार्थ है ना, गुणवचन है ना सूत्र, उस समय मैंने आप लोगों को बताया था ये कि जितने भी मुख्य मुख्य सूत्र हैं तत्पुरुष समास वाले, द्वितीय तृतीय चतुर्थी, उनका योग विभाग होता है, और योग विभाग करके अन्य समास जो भी होते हैं सामान्य रूप से वो उसी से हो जाते हैं। वैसे तो तब निर्देश कर दिए गए शब्दों का, समर्थ सुबंत निर्दिष्ट कर दिए गए हैं, किंतु उसके अतिरिक्त भी आपको समास उपलब्ध होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? योग विभाग से, ठीक है। तो यहाँ भी उसी से होगा। तो आत्मना पंचमः, है ना, अपने से पांचवा, अपने से छठा। वैयाकरणाख्यायाम चतुर्थ्याः परस्य च, वैयाकरणाख्यायाम सप्तमी का एक वचन, चतुर्थ्याः एक वचन, षष्ठी का एक वचन। वैयाकरणानाम आख्या इति वैयाकरण आख्या, तस्याम वैयाकरण आख्यायाम। कहते हैं उत्तर अनुवृत्तियां क्या हैं? वही अलुक उत्तर पदे की है। अर्थ सूत्र का यया संज्ञया वैयाकरणा एव व्यवहरन्ति। वैयाकरणाख्याम का मतलब क्या हो गया? याम आख्याम वैयाकरणा एव व्यवहरन्ति, ठीक है। तो वैयाकरणाख्यायाम परः
शब्दात् परस्य, है ना, वैयाकरणाख्यायां परः शब्दात् आत्मनश्च उत्तरस्याः चतुर्थ्याः अलुक् भवति। वैयाकरणाख्यायां, है ना, परः शब्दस्य आत्मन शब्दस्य च परस्याः चतुर्थ्याः अलुक् भवति उत्तरपदे परतः। इनका कहना है कि जिस शब्द का प्रयोग, जिस आख्या को केवल वैयाकरण लोग ही प्रयुक्त करते हैं और कोई नहीं प्रयोग कर सकता, ऐसे पर शब्द से और आत्मन शब्द से परे जो चतुर्थी उसका अलुक होता है। उदाहरण तो बना सकते हैं, आत्मने पदम परस्मै पदम, है ना। तो इस शब्द का प्रयोग कर वैयाकरण ही करते हैं, आत्मने पद परस्मै पद। दार्शनिक तो करेंगे नहीं, मीमांसक करेंगे नहीं, वेदांती करेंगे नहीं, और कोई नहीं करता, क्योंकि आपने पद और मतलब ठीक है कि हम लोग दर्शन भी पढ़ते हैं तो हम लोग प्रयोग करते हैं, पर है तो व्याकरण की चीज ना। तो आपने पद, आपने भाषा, परस्मै पद, परस्मै भाषा, ये शब्द किसमें हैं? वैयाकरणों के ग्रंथों में हैं। तो ये वैयाकरणों का ही शब्द प्रयुक्त हुआ, इसलिए कह दिया वैयाकरणाख्यायाम। तो वैयाकरण ही जिस शब्द का प्रयोग करे, ऐसे पर और आत्मन शब्द से परे चतुर्थी का अलुक होता है। ठीक है, तो चतुर्थी का अलुक हो तो ङे के स्थान पे स्मय हो गया, तो परस्मय बन गया। और आत्मन में ङे के ए आत्मने, तो परस्मय पदम आत्मने पदम, परस्मय भाषा आत्मने भाषा। आगे समझ में? तो इसी से ये शब्द बनते हैं। ठीक है, चले आगे। हलदंतात सप्तम्याः संज्ञायाम्, हलदंतात पंचमी का एक वचन, सप्तम्याः षष्ठी का एक वचन, संज्ञायाम् हल च अच्च इति हलत्, हलत् अन्ते यस्य स हलदन्तः तस्मात् हलदन्तात्। अर्थ करिए सूत्र का। हलन्तात् उत्तरः, क्यों सप्तम्याः पंचमी है, षष्ठी है तो नहीं, स्त्रीलिंग है। उत्तरस्याः सप्तम्याः अलुक् भवति संज्ञायां विषये उत्तरपदे परतः। हलन्तात् अदन्तात् उत्तरस्याः सप्तम्याः अलुक् भवति संज्ञायां गम्यमानायां उत्तरपदे परतः। कोई हलंत शब्द है अथवा अदंत शब्द है, उससे परे सप्तमी का अलुक हो जाएगा, बशर्ते संज्ञा गम्यमान हो तो। उदाहरण बनेंगे आपके, हलंत का है जैसे बनाओ, युधिष्ठिरः, युधि तिष्ठति इति युधिष्ठिरः। तो युद्ध आगे नी, आगे स्थिर। ठीक है, यहाँ पर सूत्र लग जाता है गवि युधिभ्याम स्थिर। गवि युधि से परे स्थिर के सकार को मूर्धन्य आदेश हो जाएगा, तो गवि स्थिर, फिर इष्टनाश्रु लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? गविष्ठिरः। समास किससे होता है इन सब में? संज्ञायाम। किससे समास होगा? संज्ञायाम। कौन सा संज्ञायाम? हैं? कृत्यर्णे संज्ञायाम। ठीक है, तो समास होकर के बन गया आपका। अदंत में देखो और भी त्वची सारः, हलंत का और कौन सा आपका? त्वची सारः। तो युद्ध, त्वच सब हलंत शब्द हैं। और अदंत से अरण्ये तिलकाः, अरण्ये माशाः, है ना, वने हरिद्रकाः, वने किंशुकाः, वने बलवजकाः। किससे हुआ था समास? सप्तमी समास किससे हुआ था? सप्तमी समास के कितने सूत्र हैं? पात्र में कैसे कैसे हो जाएगा? नहीं, संज्ञायाम से ही होता है। किससे होता है? संज्ञायाम से ही होता है। आगे चलिए। कारणाम्नि च प्राचाम हलादौ, कारणाम्नि सप्तमी का एक वचन, च वेपदम प्राचाम षष्ठी का बहुवचन, हलादौ सप्तमी का एक वचन। कारस्य नाम कारनाम, तस्मिन् कारनाम्नि। हल आदि यस्य स हलादिः, तस्मिन्। अनुवृत्ति है हलदंतात की और सप्तम्याः की। अर्थ होगा प्राचाम देशे यत् कारनाम, प्राचाम देशे यत् कारनाम
तत्र हलादौ उत्तरपदे हलदन्तात् उत्तरस्याः सप्तम्याः अलुक् भवति। संज्ञायां नहीं आ रहा है, उत्तरपदे परतः। उत्तर पद भी कैसा होना चाहिए? हलादि। तो अर्थ करिए फिर से सूत्र का। प्राचाम देशे यत् कारनाम तत्र हलदन्तात् उत्तरस्याः सप्तम्याः अलुक् भवति हलादौ उत्तरपदे परतः। कहते हैं प्राग देश में जो कारनाम है, कारनाम क्या है आपको बताते हैं, ठीक है। तो उसमें जो हलादि उत्तर पद यदि होगा तो हलंत और अदंत से परे सप्तमी का अलुक होता है। उदाहरण है स्तूपे शाणः दृशदि माशकः। स्तूपे शाणः दृशदि माशकः। हले द्विपदिका, हले त्रिपदिका। तो ये सब करों की संज्ञाएं हैं। कर देने पड़ते थे ना पहले कि इतना होगा, ऐसा होगा तो इसमें इतना देना होगा, इसमें इतना देना होगा, उसमें इतना देना होगा। इस प्रकार से ये उनकी संज्ञाएं हैं, ठीक है। और ये भी प्राग देश की हैं। तो प्राग देश के ये कारनाम हैं, उनसे क्या होगा? जो हलंत और अदंत शब्द हैं उनसे परे सप्तमी का अलुक होता है। तो स्तूपे शाणः बन गया, दृशदि माशकः बन गया, हले द्विपदिका, हले त्रिपदिका। तो यहाँ पर तो हलदंता सप्तम्या संज्ञायाम से ही लुक अलुक सिद्ध था, ठीक है। पर ये नियम करेगा, ये क्या करेगा? सूत्र नियम करेगा। क्या नियम करेगा? ये नियम करेगा कि 3 नियम करेगा कि यदि हलादि उत्तर पद परे रहते होगा तो कार नाम वाची शब्दों से ही होगा। यदि हलादि उत्तर पद परे रहते अलुक होगा तो कार नाम वाची शब्दों से ही होगा। और उसमें भी प्राच्य देश वाले नामों से ही होगा। उसमें भी किनसे होगा? प्राच्य देश वाले नामों से ही होगा। और हलादि शब्द परे रहते ही होगा। प्राच्य देशवाची हो, ठीक है, और कार नाम हो, किंतु हलादि ना हो तो नहीं। हलादि ही उत्तर पद होना चाहिए, कार नाम वाची ही होना चाहिए और प्राच्य कार नाम वाची होना चाहिए। तो इस प्रकार से तीनों तरफ से इसने नियम कर दिया, उससे अतिरिक्त में नहीं होगा, ठीक है। मध्यात् गुरौ, मध्यात् पंचमी का एक वचन, गुरौ सप्तमी का एक वचन। मध्यात् उत्तरस्याः सप्तम्याः गुरौ उत्तर पदे अलुक भवति। मध्य से उत्तर सप्तमी का अलुक होता है गुरु उत्तर पद में हो तो। बताओ, उदाहरण बनाओ। मध्य गुरु, मध्य गुरु क्या होता है? मध्य गुरु मध्य गुरु क्या होता है? बीच में मोटा, किनारे किनारे पतला, क्या होता है? बेलन। ये बेलन की संस्कृत है, किसकी है ये? बेलन की। तो मध्य गुरु। अमूर्ध मस्तकात् स्वांगाद कामे। अमूर्ध मस्तकात् पंचमी का एक वचन, स्वांगाद पंचमी का एक वचन, अकामे सप्तमी का एक वचन। मूर्धा च मस्तकं च इति मूर्ध मस्तकम, न मूर्ध मस्तकम अमूर्ध मस्तकम, तस्मात् अमूर्ध मस्तकात्। न कामे न कामः अकामः तस्मिन् अकामे। अर्थ करिए सूत्र का। हलदंतात् और सप्तम्या और अलुक उत्तर पदे सबकी अनुवृत्ति चल रही है। तो मूर्ध मस्तिक वर्जितात्, है ना? क्या अर्थ हो जाएगा? मूर्ध मस्तक वर्जितात् हलदंतात् स्वांगवाचिनः शब्दात् उत्तरस्याः सप्तम्याः भवति अकामे उत्तर पदे परतः। अकाम यानी काम को छोड़ करके कोई उत्तर पद में हो तो, है ना? मूर्धा और मस्तक नहीं होने चाहिए। उसके अतिरिक्त कोई भी हलंत अदंत स्वांगवाची शब्द हो तो हलंत अदंत स्वांगवाची शब्द से परे सप्तमी का अलुक होता है यदि काम को छोड़ करके अन्य शब्द उत्तर पद में हो तो। उदाहरण है कंठे कालः, उरसि लोमा, उदरे मणिः। समास किससे होगा? कंठे स्थितः कालः अस्य इति कंठे कालः। सप्तम्युपमान पूर्व पदस्य उत्तर पदः लोपश्च। इससे समास हो जाएगा, उस पद उत्तर पद का लोप होगा, फिर कंठे का लुक जो प्राप्त था उसका निषेध हो जाएगा। उरसि लोमा समझ में आ ही गया। उदाहरण बंधे च विभाषा,
बंधे सप्तमी का एक वचन, च द्विपदम विभाषा प्रथमा का एक वचन। हलदंतात सप्तम्याः सबके वृत्ति आ रही है। बंध शब्दे उत्तर पदे, क्या अर्थ होगा सूत्र का? बंध शब्दे उत्तर पदे हलदंतात उत्तरस्याः सप्तम्याः विभाषा अलुक भवति। कहते हैं बंध शब्द उत्तर पद में हो तो हलंत अदंत से परे जो सप्तमी उसका विकल्प से अलुक होगा। चक्रे बंधः चक्र बंधः, हस्ते बंधः हस्त बंधः। तो यहाँ पर क्या होगा? समास किससे होगा? सिद्ध शुष्क पक्व बंधेश से समास होगा। और फिर उसके बाद आगे सूत्र आने वाला था, नेन सिद्ध बधना तिशुच, उससे नित्य निषेध प्राप्त था। इसने क्या कर दिया? विकल्प से विधान कर दिया। चले आगे। तत्पुरुषे कृति बहुलम, तत्पुरुषे सप्तमी का एक वचन, कृति सप्तमी का एक वचन, बहुलम। तत्पुरुषे समासे कृदंते उत्तरपदे बहुलम सप्तम्याः अलुक भवति। तत्पुरुषे समासे है ना, कृदंते उत्तरपदे, तत्पुरुष समास हो, कृदंत उत्तर पद में हो तो क्या होता है? बहुलम सप्तम्याः अलुक भवति, सप्तमी का बहुल करके अलुक होगा। पुरुष चरति इति पुरुचरः, है ना, तो यहाँ पर नहीं हुआ, बहुल वचन का है ना, तो वहां तो हो गया अलुक। स्तंभे रमा, यानी वहां पर लुक नहीं हुआ। स्तंभ कर्णयो रमि जपो हो, उससे क्या होता है? अच प्रत्यय हुआ। तो स्तंभे रमति इति स्तंभे रमा, तो वहां पर कौन सा समास कौन सा होगा? अच्छा, फिर उत्तर पद कहाँ से आया? फिर लुक की प्राप्ति कैसे हुई? यदि समास नहीं हुआ तो लुक की प्राप्ति कैसे हुई? जब लुक की प्राप्ति नहीं तो अलुक विधान क्यों किया? तो कोई समास होता है वो? उपपद समास है। कौन सा समास है ये? उपपद तत्पुरुष है, ठीक है ना, ये सभी उपपद तत्पुरुष समास होते हैं। आगे सुन में अस्तु, आगे चलिए। करणे जपः, ये भी उसी से हो जाएगा। और बहुल करके कहा है तो ज्यादातर लुक हो ही जाता है, कहीं कहीं लुक नहीं होता है, ऐसे ही देखा गया है। तो कुरुचरः मद्रचरः में क्या हो गया? चरेष्टा से तब प्रत्यय होगा। आगे चलें। प्रावृत शरद काल दिवाम, जे प्रावृत शरद काल दिवाम षष्ठी का बहुवचन, जे सप्तमी का एक वचन। समास करिए। प्रावृत च शरद च, आगे कालश्च दीप च, दीप च बनेगा। दीप के रूप कैसे चलेंगे प्रथमा के एक वचन में? तो द्यौश्च, इतना टाइम लगता है, ठीक से बोलो फिर से पूरा। इति प्रावृत शरद काल दिवः काल दिवाम। चलिए अर्थ करिए सूत्र का। प्रावृत शरद काल दिव इत्येतेषां सप्तम्याः ज उत्तर पदे अलुक भवति, है ना। इनकी जो सप्तमी है ना, इनकी जो सप्तमी उसका मतलब इनकी सप्तमी क्या, इनसे उत्तर जो सप्तमी उसका अलुक हो जाता है ज उत्तर पद परे रहते। तो ये प्रावृषि जाता है इति प्रावृषिजः। सप्तम्याम जनेवडा से क्या करोगे? ड प्रत्यय करेंगे। प्रावृत मतलब वर्षा ऋतु में होने वाला, तो प्रावृषि जाता है इति प्रावृषिजः। तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो केवल वर्षा में होते हैं, केचुए वगैरह, तो प्रावृषिजः को बोल सकते हैं। शरदि जाता है इति शरदिजः। काले जाता है इति कालेजः, काल काल में समय समय में होने वाला। दिवि जाता है इति दिविजः। तो ये सब सप्तम्याम जनेवडा से ड प्रत्यय हुआ, तो प्रावृत शरद काल दिव से परे जो सप्तमी उसका अलुक हो गया, ज उत्तर पद रहते। तो क्योंकि पीछे बहुलम कह दिया था तो इसमें नित्य होवे, इसके लिए विधान कर दिया। विभाषा वर्ष क्षर शर वरात। विभाषा प्रथमा का एक वचन, वर्ष क्षर शर वरात पंचमी का एक वचन। चलिए समास करिए। वर्षश्च क्षरश्च शरश्च वरश्च इति वर्षाक्षर शरवरम तस्मात् वर्ष क्षर शरवरात् इत्येतेभ्यः परस्याः सप्तम्याः विभाषा अलुक भवति, है ना। ज उत्तर पदे, जे की अनुवृत्ति आ रही है, अनुवृत्तियों पे ध्यान रखिए थोड़ा सा। जे की अनुवृत्ति जाती है 15 तक, यानी यहीं तक, इसी सूत्र तक। तो ज उत्तर पद में हो
तो इन से परे सप्तमी का विकल्प से अलुक होता है। उदाहरण बनाएंगे, वर्षे जातः इति वर्षेजः और वर्षजः वर्ष में होने वाला। क्षरे जातः इति क्षरेजः और क्षरजः। ऐसी शरे जातः इति शरेजः और शरजः। शर मतलब होता है सरकंडा, सरकंडे में होने वाला। ठीक है, क्षर का अर्थ मेघ भी किया है। इसी प्रकार से वरे जातः इति वरजः और वरेजः, वरदान से जो उत्पन्न। तो इस प्रकार से ये शब्द बने। तो इसमें क्या था, तत्पुरुष कृत्य बहुलम से नित्य अलुक की प्राप्ति थी, इसने क्या कर दिया, विकल्प से विधान कर दिया। घकाल तनेषु काल नामनः, घकाल तनेषु सप्तमी का काल नामनः, पंचमी का एक वचन। कालस्य नाम तस्मात् काल नामनः। घश्च कालश्च तनश्च इति घकालतनाः तेषु घकालतनेषु। अर्थ करिए सूत्र का। काल नाम जो पंचमी होगी उससे परे होगा और जो सप्तमी होगी वो उत्तर पद होना चाहिए। पंचमी कहाँ है, तो काल नामनः परस्याः घ संज्ञके प्रत्यये परतः काल शब्दे उत्तर पदे तन प्रत्यये च परतः विभाषा अलुक भवति। काल नामनः परस्याः, कालवाची शब्दों से परे जो सप्तमी उसका अलुक होता है। घ संज्ञक प्रत्यय परे हो, घ संज्ञा किसकी होती है, तरक और तमक की। उसके बाद काल शब्द है ना, कालवाची शब्द उत्तर पद में हो और तन प्रत्यय, तन प्रत्यय कौन सा है, कालवाचियों से उत्तर तन प्रत्यय। तो घ का तो हो जाएगा पूर्वाह्ने तरे, है ना। अयम पूर्वाह्न तरह, अयम पूर्वाह्न तरह, अनयो अयम अतिशयेन पूर्वाह्न तरह इति पूर्वाह्न तरे। बताइए अधिक पूर्वाह्न तर में है, पूर्वाह्ने तरे और पूर्वाह्न तरे विकल्प से हो रहा ना। इसका से पूर्वाह्ने तमे पूर्वाह्न तमे, पूर्वाह्ने काले पूर्वाह्न काले, काल का हो गया। पूर्वाह्ने तने पूर्वाह्न तने। सायं चिरम प्राहणे प्रगेभ्य शिथिलो तुच्च से जो ट्यू प्रत्यय और तुट आगम होकर के तन शब्द बन जाता है भाई। तुट आगम होगा और यू को अन और त मिल गया। जैसे अद्यतनम, सायंतनम, चिरंतनम, तो इन्होंने प्रत्यय नहीं कहा बल्कि जो तन शब्द पूरा बन जाता है आगम होकर के, उसका निर्देश यहाँ पर किया गया है। तो पूर्वाह्न शब्द कैसे बनता है आपको याद है, आहना पूर्वमिति पूर्वाह्न, किससे समास होगा, अह्नः पूर्वम पूर्वाह्नः, अह्नः अपरम अपराह्नः, पूर्वापराधरोत्तरम एकदेशी नैकाधिकरणे। इससे समास किया आपने तो पूर्व आहन बना पूर्वाहन, उसके बाद फिर क्या लग जाएगा, अह्नोह्न एतेभ्यः से अह्न आदेश हो गया, क्या बन गया पूर्वाह्न। उसके बाद फिर अह्नोदंतात से क्या हो जाएगा, अदंत अह्न शब्द के नकार को नकार आदेश हो जाता है, तो बन जाता है पूर्वाह्न अपराह्न। आज आप लोग कोई कक्षा में नहीं आए, आज ही सिद्धि आई थी पूर्वाह्न, है ना। तो बार बार जब पीछे से भी बैठोगे तो चीजें अपना आवर्तन में होती हैं। आगे चले, तरप तमप आप लोग जानते ही हो किससे होता है, तरप तमप प्रत्यय किससे होता है, अतिशायने तमपिष्ठनौ और विवचन विभज्य को पदे तरलीयसनौ। ठीक है, और तन आपको बता ही दिया हमने। क्षयवास वासिष्व कालात्, क्षयवास वासिषु सप्तमी का बहुवचन, अकालात् पंचमी का एक वचन। क्षयश्च वासश्च वासी च, वासिश्च नहीं वासी च, इति क्षयवास वासिनः तेषु क्षयवास वासिषु। न कालः अकालः तस्मात् अकालात्। अब अर्थ करिए आप लोग, कहाँ पंचमी लगेगी, कहाँ उत्तर पदे लगेगा, अकालवाचिनः उत्तरस्याः कस्याः सप्तम्याः क्षय इत्येतेषु परत नहीं करना है,
इत्येतेषु उत्तरपदेषु सप्तम्याः अलुक् भवति। नित्यम है ना, नित्यम भवति ना, विभाषा नित्यम नहीं अपितु विभाषा अलुक् भवति। तो शय वास वासिन इत्येतेषु उत्तरपदेषु कालवाचिनः अकालवाचिनः उत्तरस्य सप्तम्याः अलुक् भवति विभाषा। शय वास वासी उत्तर पद में हो तो अकालवाची जो शब्द हैं उनसे परे सप्तमी का अलुक होता है विकल्प से। बनाओ उदाहरण। खेशेते इति खशयाः और खेशयाः दोनों बन जाएगा। तो किससे होता प्रत्यय? अधिकरणे शेते, अधिकरणे शेते से क्या हो जाएगा? अधिकरण उपपद रहते शिंग स्वप्ने धातु से अज प्रत्यय होगा, बन जाएगा, ठीक है ना, खशयः और खेशयः। ग्रामे वसति इति ग्रामे वासः इति ग्रामे वासः और ग्राम वासः। और इसी प्रकार से ग्रामे वसति इति ग्रामे वासी और ग्राम वासी। एक में घय प्रत्यय हुआ, एक में ऋणी प्रत्यय हुआ और एक में अच प्रत्यय हुआ। इस प्रकार से ये शब्द बन गए। नेन सिद्ध बधनातिषु च न अव्यपदम इन सिद्ध बधनातिषु सप्तमी का बहुवचन। इन च सिद्धश्च बधनातिश्च इति इन सिद्ध बधनातयः तेषु इन सिद्ध बधनातिषु। अर्थ होगा इन नन्ते उत्तरपदे सिद्ध शब्दे बधनातौ च परतः सप्तम्याः अलुक न भवति। कहते हैं इन्नंत उत्तर पद में हो अथवा सिद्ध शब्द परे हो अथवा बधनाती उत्तर पद में हो। बधनाती का मतलब हो गया वही बध धातु के जो रूप बनेंगे ये उत्तर पद में होंगे तो सप्तमी का लुक नहीं होता। स्थंडिले शयितुम शीलम अस्याः इति स्थंडिलशायी अलुक नहीं होगा यानी लुक होगा। द्वौनयम प्रकृत्यर्थम गमयतः, द्वौनयम दो नए हो गए, अलुक नहीं होता है तो एक नए तो अलुक में है और एक नहीं मतलब लुक होता है। तो जब दो नए होते हैं तो दो नए मिलकर के प्रकृति अर्थ को कहते हैं। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, वही सिद्धांत है ना। तो अपने व्याकरण में भी ऐसे गणित के सिद्धांत मिलते रहते हैं। तो दो माइनस मिलकर के क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं। वही चीज आपका इसमें भी तो बन गया। तो उदाहरण बनेंगे आपके स्थंडिले शयितुम शीलम अस्याः इति स्थंडिलशायी। यहाँ पर क्या हो जाएगा? व्रते है ना, इससे क्या हो गया? ऋणी प्रत्यय हुआ, ऋणी का बचा इन, तो शायी इन्नंत उत्तर पद में है तो स्थंडिल आगिन्नी उसका अलुक नहीं हुआ यानी लुक हो गया। तो स्थंडिलशायी स्थंडिलवर्ती ये बन गया। और क्या है? सांकाश्य सिद्ध इति सांकाश्य सिद्ध सप्तमी नहीं सिद्ध शुष्क पक्व बंधश्च। तो पक्व वाले में तो हो जाएगा किंतु सिद्ध में और बंध में नहीं होगा, उनमें नित्य लुक होगा, ठीक है। तो सांकाश्य सिद्ध काम्पिल्य सिद्ध चक्रे बद्ध इति चक्रबद्ध चारबद्ध। तो बधनाति से यहाँ पर बद्ध का रूप ले लेना है। स्थे च भाषायाम सप्तमी का एकवचन च अव्यपदम भाषायाम सप्तमी का एकवचन। हाँ, स्थ उत्तर पदे भाषायाम सप्तम्या अलुक न भवति। भाषा विषय में स्थ उत्तर पद में हो तो सप्तमी का अलुक नहीं होगा यानी लुक हो जाएगा। तो समे तिष्ठति इति समस्थः, विषमे तिष्ठति इति विषमस्थः, कूटे तिष्ठति इति कूटस्थः, पर्वते तिष्ठति इति पर्वतस्थः। तो इन सब में प्रत्यय पक्का प्रत्यय हो रहा है सुपिस्था से। षष्ठ्या आक्रोशे, षष्ठ्या सप्तमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन आक्रोशे। आक्रोशे गम्यमाने उत्तर पदे परतः षष्ठ्याः अलुक भवति। आक्रोश गम्यमान हो तो है ना, और उत्तर पद में कुछ भी परे हो तो षष्ठी का अलुक होगा। चौरस्य कुलम वृषरस्य कुलम, जो आक्रोश में है, कई बोलते हो कि तो पूरा चोरों का कुनबा है, तो जो आक्रोश में बोलेंगे तब चौरस्य कुलम वृषरस्य कुलम है ना, उस समय समास होते हुए भी विभक्ति का लुक नहीं होगा तो बन जाएगा। अब वैसे चौर कुलम वृषल कुलम बनेगा। आगे चलिए। पुत्रन्यतरस्याम, पुत्रे सप्तमी का एक वचन, अन्यतरस्याम सप्तमी का एक वचन। पुत्र शब्द उत्तर पदे आक्रोशे गम्यमाने
विकल्पेन षष्ठ्याः अलुक भवति। पुत्र शब्द उत्तर पद में हो, आक्रोश गम्यमान हो तो षष्ठी का विकल्प से अलुक होगा। उदाहरण बनेंगे दास्याः पुत्रः, दासी पुत्र, आक्रोश में बोलते ही नहीं तो दास्याः पुत्र, दासी पुत्र, वृषल्या पुत्र, वृषली पुत्र। तो इस जाति का है ना, इसलिए ऐसा है, तो वही आक्रोश में गम्यमान हुआ तो हो जाएगा। ऋतो विद्या योनि संबंधेभ्यः, ऋतः षष्ठी का एकवचन, हाँ ऋतः पंचमी का एकवचन, विद्या योनि संबंधेभ्यः पंचमी का बहुवचन, विद्या च योनिश्चेति विद्या योनि तयोः नहीं, फिर विद्या योनि कृतः संबंधः येषां ते विद्या योनि संबंधाः तेभ्यः विद्या योनि संबंधेभ्यः। विद्या योनि कृत जो संबंध, कई प्रकार के संबंध होते हैं ना, ठीक है, विद्या संबंध, योनि संबंध और है ना मौखाः, है ना मौख संबंध होते हैं आपके, ये जे आगादी वाले जो होते हैं, है ना, तो ये सब संबंध होते हैं। तो विद्या संबंध, तो विद्याकृत संबंध और योनिकृत संबंध। अर्थ करेंगे सूत्र का, विद्या संबंध वाचिभ्यः योनि संबंध वाचिभ्यश्च ऋकारान्तेभ्यः उत्तरस्याः षष्ठ्याः अलुक भवति उत्तरपदे परतः। कहते हैं विद्या संबंध वाची और योनि संबंध वाची जो ऋकारांत शब्द, उनसे परे जो षष्ठी उसका अलुक होता है, उत्तर पद के परे रहते। विद्या संबंध का है होतु अंते वासी, होतु पुत्रः, ये विद्या संबंध है ना, होता का अंते वासी। तो जो यज्ञ में जो पुरोहित होते हैं, ऋत्विक होते हैं, कई सारे होते हैं, है तो उनसे एक दूसरे से अध्ययन करते हैं सब लोग, तो होतु अंते वासी, होतु पुत्र। तो षष्ठी तत्पुरुष समास होते हुए भी इनमें अलुक हो गया, यानी लुक नहीं हुआ। योनि संबंध का है पितु अंतेवासी, पितु पुत्र, पिता का अंतेवासी, पिता का पुत्र, इनमें नहीं होगा। समास उसी प्रकार से हो। विभाषा स्वस्त्रीपत्यो हो, विभाषा प्रथमा का एक वचन, स्वस्त्रीपत्यो हो सप्तमी का द्विवचन। स्वसा च पतिश्चेति स्वस्त्रीपति तयोः स्वस्त्रीपत्योः, स्वस्त्रीपति इत्येतयोः उत्तरपदयोः विद्यायोनि संबंधवाचिभ्यः ऋकारान्तेभ्यः उत्तरस्याः षष्ठ्याः विकल्पेन अलुक भवति। कहते हैं कि स्वस्त्रीपति उत्तर पद में हो, इधर विद्यायोनि संबंधवाची ऋकारांत शब्द हो तो उनसे परे विकल्प से अलुक होगा। मातुश्वसा, मातुश्वसा और मातृश्वसा, तो बनेगा क्या, मातुश्वसा मातुश्वसा। उधर अष्टम अध्याय के तृतीय पाद में जहाँ शब्द प्रकरण है वहां पर सूत्र है, क्या है सूत्र निकाल लीजिए। मातु पितुर्भ्याम मन्यत रस्याम, मातु और पितु से परे जो स्वसा शब्द है उसके सकार को विकल्प से मूर्धन्यादेश होगा। तो एक बार बनेगा मातुश्वसा और एक बार मातुस्वसा, और जब लुक हो जाएगा तब क्या बनेगा, मातृश्वसा, एक ही बनेगा। फिर इसी प्रकार से पितुश्वसा और पितुस्वसा और पितृश्वसा बन जाएंगे। दुहितुः पतिः, दुहितृपतिः, ननान्दुः पतिः, ननान्द्रिपतिः। यहाँ पर विद्या योनि दोनों संबंध के निवृत्ति आते हुए भी योनि संबंध ही यहाँ पर लगते हैं, क्योंकि स्वस्त्री और पति ये जो दो शब्द हैं ये योनि संबंध वाची में ही जाएंगे, उसमें नहीं जाते हैं इस कारण से। तो ये आपका अलुक प्रकरण समाप्त हो गया। अभी उत्तर पद का प्रकरण ही समाप्त हुआ है। समास होंगे और आगे अलुक तो नहीं होगा, किंतु कहीं कोई आदेश होगा, कहीं पुंगवत भाव होगा, कहीं कुछ कार्य होंगे, तो उसको फिर हम लोग आगे देखेंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।